नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि समष्टि प्रतिलोमन होता क्या। लेजर पढ़ा था। लेजर के बाद लेजर के प्रकार में लेजर में हम आगे चल रहे थे कि आइंस्टीन के गुणांक कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था समष्टि प्रतिलोमन। बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो है मित स्थायी स्तर, या कह दो मित स्थायी ऊर्जा स्तर। मित स्थायी ऊर्जा स्तर, ये है अपना आज का टॉपिक, मित स्थायी ऊर्जा स्तर। अब बेटा देखो मित स्थायी ऊर्जा स्तर होता क्या है। देखो परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो परमाणु में जो कुछ ऊर्जा स्तर होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। देखो परमाणु जो होता है उसमें ऊर्जा स्तर तो होते हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ ऊर्जा स्तर होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि जहां से हम मूल अवस्था में संक्रमण, उन ऊर्जा स्तरों से मूल अवस्था में संक्रमण नहीं कर सकते। आया समझ में कि कुछ ऊर्जा स्तर इस प्रकार के होते हैं जहां से हम मूल अवस्था में संक्रमण नहीं कर सकते। किसके नियम के अनुसार? वर्ण नियम के अनुसार। ठीक है, वर्ण नियम के अनुसार हम उन ऊर्जा स्तरों से मूल ऊर्जा स्तरों में संक्रमण नहीं कर सकते। वो बेटा कौन से ऊर्जा स्तर कहलाते हैं? मित स्थायी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। आया समझ में कि कोई परमाणु है अपने पास, उसमें विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। उनमें से कुछ ऊर्जा स्तर इस प्रकार के होते हैं कि उनसे हम मूल अवस्था में संक्रमण नहीं कर सकते। किसके अनुसार? वर्ण नियम के अनुसार। मतलब वर्ण नियम के अनुसार उन ऊर्जा स्तरों से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण वर्जित होता है। तो ये कौन से ऊर्जा स्तर कहलाते हैं? मित स्थायी ऊर्जा स्तर कहलाते हैं बेटा। अगली जो अपनी हेडिंग है वो है पंपन। देखो पंपन में देखो बेटा पंपन होता क्या है। अगर हम बात करें समष्टि प्रतिलोमन की, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था समष्टि प्रतिलोमन, तो देखो समष्टि प्रतिलोमन की जब हम बात करते हैं तो समष्टि प्रतिलोमन के लिए जो परमाणु होते हैं उनको निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित करते हैं। कि समष्टि प्रतिलोमन में होता क्या है? परमाणु को निम्न ऊर्जा स्तर से, समष्टि प्रतिलोमन में परमाणु को निम्न ऊर्जा स्तर से, कौन से ऊर्जा स्तर की बात हो रही है? निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पे? उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित करते हैं। क्या करते हैं? उत्तेजित करने की जो प्रक्रिया होती है वो बेटा क्या कहलाती है? पंपन कहलाती है। कि समष्टि प्रतिलोमन में होता क्या है? परमाणु जो होते हैं उनको निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पर ले जाते हैं? हम उच्च ऊर्जा स्तर में ले जाने के लिए उत्तेजित जो करते हैं उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? पंपन कहलाती है। बेटा अगर बात करें कि पंपन कितने प्रकार का होता है तो देखो पंपन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। कि पंपन की जो प्रक्रिया होती है वो कितने प्रकार की प्रक्रिया होती है? 5 प्रकार की प्रक्रिया होती है। इन 5 प्रकार में पहला कौन सा होता है? देखो बात करें पहले की तो पहला होता है प्रकाशीय पंपन। कौन सा होता है पहला? प्रकाशीय पंपन। अगर हम बात करते दूसरे वाले की तो दूसरा देखो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक टक्कर पंपन। या इलेक्ट्रॉन के टक्कर से पंपन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन टक्कर। तीसरा देखो कौन सा होता है बेटा इसके अलावा? तीसरा होता है अप्रत्यास्थ परमाणु परमाणु टक्कर। मतलब दो परमाणुओं के बीच में कैसी टक्कर होती है? अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, अप्रत्यास्थ परमाणु परमाणु टक्कर। ठीक है। चौथा बेटा अपने पास जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है रासायनिक पंपन। ये होता है नंबर 4 पर। कौन सा है? रासायनिक पंपन। और नंबर 5 पर कौन सा होता है? तो होता है गैस गतिकी पंपन। गैस गतिकी पंपन। इन 5 विधियों के द्वारा किसी परमाणु को निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पर लेकर जाया जाता है बेटा? उच्च ऊर्जा स्तर में क्या करवाया जाता है? उत्तेजित करवाया जाता है। और ये क्या सारी की सारी कौन सी विधि है? पंपन की विधि। हो गया। अब हम बेटा इसमें से बात करते हैं प्रकाशिक पंपन की। प्रकाशिक पंपन होता है क्योंकि सामान्यतः इन सब में से जो उपयोग में आने वाली है सबसे प्रयुक्त विधि कौन सी होती है? वो प्रकाशिक पंपन होती है। तो देखो प्रकाशिक पंपन होता क्या है? प्रकाशिक पंपन विधि में अगर हम बात करें तो देखो
लेजर जो होता है ना, लेजर प्रक्रिया हो जाए या दूसरी लेजर मित स्थायी ऊर्जा स्तरों की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों में प्रकाशिक कंपन काम में आता है। तो देखो समझो बेटा होता क्या, ये भी माना अपने पास एक ऊर्जा स्तर हो गया। कौन सा ऊर्जा स्तर है ये? उच्च ऊर्जा स्तर, नाम है इसका E3। ये हो गया मित स्थायी ऊर्जा स्तर, मित स्थायी ऊर्जा स्तर, और बना इसका नाम कितना है? E2 है। और ये हो गया अपने पास E1 यानी कि मूल अवस्था या कह दो निम्न ऊर्जा स्तर। अब देखो समझो बेटा, निम्न ऊर्जा स्तर में अपने पास परमाणु है, माना यहाँ पर देखो बहुत अधिक परमाणु स्थित है, हो गई, ये हो गई पहली स्थिति। अब ये परमाणु क्या होंगे? देखो पंपन विधि में होगा क्या, इन ये परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से कहां पर उत्तेजित होंगे? उच्च ऊर्जा स्तर में। मतलब ये परमाणु इस जगह से यहाँ पे आ गए सारे के सारे। E1 से कहां पे चले गए परमाणु बेटा? ये है E1, ये है E2 और ये है E3। तो ये परमाणु अब आ गए कहां पर? आ गए उच्च ऊर्जा स्तर में आ गए, मतलब E3 में आ गई। और ये E1 तो निम्न ऊर्जा स्तर, E3 उच्च ऊर्जा स्तर और E2 क्या है यहाँ पे? यह है मित स्थायी ऊर्जा स्तर। तो देखो जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो फोटोन आपतित नहीं करवाए हमने। क्या आपतित नहीं करवाए? यहाँ पर फोटोन आपतित नहीं करवाए। और यहाँ पर हमने क्या करवाया? दूसरे डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने फोटोन क्या करवाया है? आपतित करवाया है। तो ऐसी स्थिति में देखो होता क्या है, जब भी अगर हम मूल अवस्था की बात करते हैं कि मूल अवस्था में कोई परमाणु स्थित है, यहाँ पर ये परमाणु कौन सी अवस्था में था? मूल अवस्था में। इस पर फोटोन की क्या करवाई जाए? बौछार करवाई जाए। यहाँ पर तो नहीं था, तो मूल अवस्था में था। यहाँ पर हमने इस पर क्या करवा दी? फोटोन की बौछार करवाई, फोटोन यहाँ पर आपतित करवाए। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है? परमाणु उत्तेजित अवस्था यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर में क्या कर जाता है? संक्रमण कर जाता है। हो गया। अब आगे देखो, इसके बाद तीसरे डायग्राम से समझेंगे आगे होता क्या है। ये E3 हो गया, E2 हो गया, ये हो गया E3, E2 और E1, निम्न, मित स्थायी और उच्च। अगर हम बात करें, देखो परमाणु जो होता है वो उत्तेजित अवस्था में कुछ 10 की पावर -8 सेकंड तक के लिए रहता है, उसके बाद वापस नीचे आता। तो कुछ समय पश्चात ये जो परमाणु है ये कौन से ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं अपने बेटा? मित स्थायी ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। तो देखो E3 ऊर्जा स्तर में कुछ समय के लिए रहेंगे, इसके बाद ये कहाँ पे आ गए? E2 ऊर्जा स्तर, मतलब मित स्थायी ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं। इस संक्रमण में देखो, संक्रमण में बेटा जो ऊर्जा होती है वो उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। कौन सी ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है? उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। अब बात करते हैं इसके आगे। देखो अब E2 जो अपने पास मित स्थायी ऊर्जा स्तर है, इस पर लगातार अगर हम फोटोन की क्या करवाते हैं? बारिश करवाते हैं। मतलब इस वाली स्थिति के बाद क्या होगा? ये कौन सी हो गया? ये कहाँ पे आ गया? मित स्थायी ऊर्जा स्तर में आ गया। ठीक है। अब ये मित स्थायी ऊर्जा स्तर में आ गया, ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा? यहाँ पर क्या करवाएंगे हम? फोटोन की बारिश करवाएंगे। ये हो गया E1, E2 और E3, मित स्थायी पर स्थित सारे के सारे। यहाँ पर लगाएंगे अब समष्टि प्रतिलोमन। समष्टि प्रतिलोमन से पहले क्या होगा? यहाँ पर हमने क्या करवा दी? फोटोन की बारिश करवा दिया, फोटोन की यहाँ पर बौछार करवाई, जिसके फलस्वरूप जब यहाँ पर फोटोन की बौछार होगी तो E2 ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या बहुत क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। और यहाँ से इस प्रकार क्या उत्पन्न हो जाता है? समष्टि प्रतिलोमन उत्पन्न हो जाता है। E1 की तुलना में E2 में परमाणुओं की संख्या अधिक होना है, क्या कहलाता है? समष्टि प्रतिलोमन। ठीक है। तो यहाँ पर जब और अधिक फोटोन यहाँ पर आपतित होंगे तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में ये स्थिति कौन सी उत्पन्न हो जाती है? समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अब अगले डायग्राम में देखो, समष्टि प्रतिलोमन के पश्चात होता क्या है? ये E3, E2 और ये हो गया E1, E2 और ये हो गया E3। ये कहाँ गए? E2 से कहाँ पे आएंगे? E1 में आएंगे। और देखो ये E2 से E1 में किस प्रकार से आते हैं इसको समझो। ठीक है कि E2 ऊर्जा स्तर से E1 ऊर्जा स्तर में वर्ण नियम कैसा है? वर्जित है। क्यों? अभी अभी हमने पढ़ा था वर्ण नियम किसके अनुसार वर्जित है? मित स्थायी ऊर्जा स्तर से। वर्ण नियम कैसा है? वर्जित। क्योंकि मित स्थायी ऊर्जा स्तर से कभी भी परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर में क्या नहीं करता? संक्रमण नहीं करता है। तो यहाँ वर्ण नियम अपना वर्जित है। परंतु बेटा देखो E2 ऊर्जा स्तर पर लगातार क्या है? फोटोन आपतित हो रहे,
तो ये फोटोन क्या करते हैं, इन परमाणुओं को कौन सी अवस्था में ला देते हैं, उत्तेजित अवस्था में ला देते हैं और यहाँ पर इनको प्रेरित करते हैं। इन फोटोन के द्वारा ये परमाणु क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। और प्रेरित होने के बाद बेटा कौन सा उत्सर्जन होता है, तो अपने पास होता है प्रेरित उत्सर्जन। प्रेरित उत्सर्जन या उद्दीपन उत्सर्जन जो हमने पढ़ा है, होता क्या है कि प्रेरण के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा या परमाणु को उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर लेकर आते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में उसका संक्रमण करवाते हैं। तो यहाँ पर संक्रमण अपने पास हो गया और किसके द्वारा हुआ, प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा। वो जो परमाणु है मित स्थायी ऊर्जा स्तर से कहां पर संक्रमित कर जाते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित कर जाते हैं। और बेटा ये प्रक्रिया ही क्या होती है, प्रकाशिक कंपन होती है। ठीक, अगला जो अपना टॉपिक है वो है होलोग्राफी। क्या है अगला टॉपिक अपने पास, वो है होलोग्राफी। अब बेटा होलोग्राफी को समझो कि होलोग्राफी होती क्या। तो बेटा अब हम बात करते हैं होलोग्राफी। अगर होलोग्राफी को समझने के लिए करने के लिए हम कैमरे की बात करते हैं। बेटा कैमरे से जो चित्र प्रदर्शित किया जाता है, मतलब कैमरे से जो चित्र प्रदर्शित होता है वो कैसा होता है, 2D होता है। 2D का मतलब कितना होता है, द्विविमीय, यानी कि 2 डायमेंशनल होता है। इसके पश्चात वस्तुओं का देखो चित्र प्राप्त करने के लिए एक नई विधि का आविष्कार, कैमरे से तो 2D आया हमेशा, इसके बाद एक नई विधि का आविष्कार किया और उस नई विधि को क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं। 2D के मतलब कैमरे के बाद आई है अपनी एक नई विधि, वो कौन सी है, होलोग्राफी कहते हैं। बेटा होलोग्राफी से जो चित्र प्राप्त होते हैं, जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो 3D होते हैं। कैसे प्रतिबिंब यहाँ से प्राप्त होते हैं, 3D त्रिविमीय प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, किससे, होलोग्राफी से। ठीक है, और होलोग्राफी में बेटा होलो का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्ण। होलो का अर्थ क्या होता है, पूर्ण। और ग्राफी का मतलब क्या होता है, अभिलेखन। तो इसका मतलब क्या हो गया, होलोग्राफी का मतलब क्या होता है, पूर्ण अभिलेखन होता है। ठीक है, अर्थात होलोग्राफी में होता क्या है बेटा कि जो त्रिविमीय वस्तु होती है, 3D डायग्राम जो अपने पास होता है, त्रिविमीय वस्तु, उसके विभिन्न भागों से हम प्रकाश किरणों के आयाम और घटकों में परिवर्तन कर गुजारते हैं। मतलब प्रकाश जो किरणें होती हैं उनके आयाम और घटकों में लगातार परिवर्तन करते हैं। उन आयाम और परिवर्तित प्रकाश किरणों को हम त्रिविमीय वस्तु के विभिन्न भागों से गुजारते हैं। तो ऐसे, और उसके बाद बेटा उसका जो प्रतिबिंब है, अभिलेखन है कह दो या प्रतिबिंब कह दो, वो फोटोग्राफिक प्लेट पर हमें प्राप्त होता है। और उस फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या बनते हैं, होलोग्राम बनते हैं। जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को क्या कहते हैं होलोग्राफी में, तो उसको कहते हैं होलोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो होलोग्राम में होता क्या है कि अगर वस्तु के होलोग्राम है, किसी वस्तु के अपने पास क्या है, होलोग्राम है, उनके द्वारा वस्तु की आकृति को सभी कोणों से देख सकते हैं। मतलब हर एंगल से उस वस्तु की आकृति को देख सकते हैं होलोग्राम में। इसलिए वो कौन सा होता है बेटा, 3D डायग्राम होता है कि प्रत्येक दिशा से प्रत्येक कोण पर हम होलोग्राम द्वारा जो आकृति बनी है वस्तु की उसको हम देख सकते हैं। अब देखो होलोग्राम का निर्माण कैसे होता है, इसको समझो। तो मैं आपको समझाता हूं होलोग्राम का निर्माण। तो बेटा देखो होलोग्राम का जो निर्माण होता है वो हमेशा लेजर से होता है। किससे होता है होलोग्राम का निर्माण, लेजर। अब होलोग्राम का निर्माण लेजर से होता कैसे, तो इसको समझो कि अपने पास माना एक लेजर स्रोत है, उस लेजर स्रोत से एक लेजर किरण उत्सर्जित हो गई। ये कौन सा स्रोत है, यहाँ पर लेजर स्रोत। इसके रास्ते में हमने एक प्लेट रख दी और माना इस प्लेट का नाम कितना है, ये है पी प्लेट। कौन सी प्लेट रख दी इसके रास्ते में, एक प्लेट, पी प्लेट। ठीक है, इस पी प्लेट से इस लेजर का अपवर्तन होगा और अपवर्तन के पश्चात माना एक किरण इस तरफ चली गई, यानी कि द्वितीय अपवर्तन हो गया, 2 किरणें हमें प्राप्त होगी। यहां से एक किरण आ गई इस तरफ, 2 किरणें हमें मिलती है। माना ये जो किरण है, इस किरण की बात करते हैं हम। ये किरण, एक दर्पण यहां पर लगा हुआ है, दर्पण का नाम है दर्पण M1। कौन सा दर्पण है ये, दर्पण M1। इस पर आपतित होती है बेटा। जब भी कोई किरण दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है, तो वहां से उसका परावर्तन होता है। माना यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, देखो कौन सी वस्तु रखी होगी, 3D वस्तु, क्योंकि होलोग्राम में 3D डायग्राम बनता है। तो 3D वस्तु के लिए देखो बेटा होगा क्या अपने पास, तो एक वस्तु रखी थी यहाँ पे, हो गया। अब ये जो परावर्तन हुआ, ये परावर्तित प्रकाश इस वस्तु पर क्या हो गया, आपतित हो गया। अब यहां से ये वापस क्या होता है, परावर्तित होता है, और वापस परावर्तित होकर ये फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होता है, आपतित होता है, जहां पर क्या होती है, होलोग्राफी होती है।
कहाँ पर आपतित होता है ये फोटोग्राफिक प्लेट पर। अब दूसरी जो किरण थी बेटा, ये यहाँ पर अपने पास एक दर्पण लगा हुआ है, उस दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है। ये है दर्पण कौन सा, M2 दर्पण, इस पर आपतित होती है। तो यहां से इसका भी क्या होगा बेटा, परावर्तन होगा। और परावर्तन के पश्चात ये जो किरण है ये भी फोटोग्राफिक प्लेट पर आकर मिलती है। दोनों किरणें जहां पर मिल रही है परावर्तन के पश्चात, वहां पर क्या होता है, होलोग्राफ बनता है, यानी होलोग्राम बनता है। ये जो किरण होती है बेटा, ये किरण कहलाती है अपनी प्रदीपक किरण पुंज, मतलब प्रदीपक किरण पुंज। ये परावर्तन के पश्चात की बात कर रहा हूं, यहाँ पे कौन सी होती है, प्रदीपक किरण पुंज। क्यों, क्योंकि ये जो किरण पुंज है ये वस्तु को कैसा कर देती है, प्रकाशित कर देती है। और ये वस्तु है यानी कि बिंब है अपनी, और ये नीचे वाली किरण कौन सी हो गई, ये हो गई बिंब किरण पुंज। और दूसरा जो भाग हो गया जो सीधा आ रहा है वो संदर्भ किरण पुंज होती है बेटा। कौन सी होती है, संदर्भ किरण पुंज, जहां पर ये बिंब किरण पुंज और संदर्भ किरण पुंज, या कह दो प्रदीपक किरण पुंज और संदर्भ किरण पुंज एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब अध्यारोपित होती है। जब दो तरंगे या दो किरणें एक दूसरे से अध्यारोपित होती है तो बेटा क्या होता है, व्यतिकरण होता है। और यहाँ पर व्यतिकरण होगा जिससे किसका निर्माण होता है, होलोग्राफी का निर्माण होता है, या कह दो होलोग्राम का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये होता है बेटा होलोग्राम का निर्माण। कैसे, मैं आपको दोबारा एक बार बता रहा हूँ कि जब भी कोई वस्तु है उस वस्तु का हमें क्या बनाना है, होलोग्राम बनाना है। तो वस्तु का होलोग्राम बनाते कैसे हैं कि लेजर स्रोत से लेजर पुंज आती है, उसको विभाजक प्लेट, ये पी कौन सी प्लेट है, विभाजक प्लेट, इस विभाजक प्लेट पर आपतित करवाते हैं तो पुंज दो समान भागों में बट जाती है। और दो समान भागों में से एक जो भाग होता है पुंज PM1, ये वाला भाग कौन सा हो गया जो ऊपर की तरफ गया, PM1, वो कहां पर जाती है, दर्पण M1 पर गई। और दर्पण M1 से उसका क्या होता है, परावर्तन होता है। और परावर्तन के पश्चात वो कहां पर आपतित होती है बेटा, तो परावर्तन के पश्चात वो बिंब पर आपतित होती है। इसके कारण बिंब क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है, मैंने बताया था। और जब बिंब प्रकाशित होता है तो इस पुंज का नाम क्या दे दिया, प्रदीपक पुंज नाम दे दिया। ठीक है, वस्तु कह दो या बिंब कह दो, इससे परावर्तन के पश्चात ये जो लेजर किरण है ये बिंब पुंज किरण कहलाएगी, बिंब किरण पुंज हो गया। ठीक है, और ये कहां पर जाती है, फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित हो गई फोटोग्राफिक प्लेट पर, यहां से आई, ये मैंने आपको बताया था अभी। इसके बाद बात करते दूसरा, इस लेजर स्रोत से जो किरण आई उसका दूसरा जो भाग था अपने पास, जो दर्पण M2 से परावर्तित होता है और फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या होता है, आपतित होता है। ये जो किरण पुंज होती है कौन सी कहलाती है, संदर्भ किरण पुंज कहलाती है, निर्देश किरण पुंज भी नाम होता है इसका। इस प्रकार फोटोग्राफिक प्लेट पर कितनी तरंग प्राप्त हुई, हमें दो किरणें प्राप्त हुई। इन दोनों का अध्यारोपण होता है जिससे व्यतिकरण प्रतिरूप बनता है, और इस प्रतिरूप को ही क्या कहते हैं, वस्तु का होलोग्राम कहते हैं। हो गया बेटा। अब देखो होलोग्राम से बिंब का निर्माण कैसे होता है, तो होलोग्राम से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे हम, या बिंब एक ही बात है। तो होलोग्राम से देखो निर्माण कैसे होता है, तो अपनी अगली जो हेडिंग है वो है होलोग्राम से बिंब का निर्माण। और बिंब कौन सा होता है बेटा, प्रतिबिंब होता है। तो होलोग्राम से देखो प्रतिबिंब का निर्माण होता कैसे बेटा, माना यहां पर एक होलोग्राम रख दिया हमने पीछे, हो गया। इस होलोग्राम पर लेजर किरण पुंज क्या करवाते हैं, आपतित करवाते हैं। तीन लेजर किरण पुंज हमने यहाँ पर आपतित करवा दी। ये तीनों लेजर किरण पुंज होलोग्राम से निकलकर कहां पर जाती है, वस्तु पर जाती है, जहां पर ये वस्तु का क्या बनता है, ये है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है बेटा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये होलोग्राफ है, होलोग्राम H। अगर आभासी प्रतिबिंब बनाना हो तो बेटा आभासी प्रतिबिंब इसी प्रकार बनता है, और वो बनता है दूसरी तरफ। होलोग्राफ पर आएगी तीन रेखाएं, ये तीन रेखाएं लेजर वाली, ये गई नीचे की तरफ। तो यहां पर जो बनता है प्रतिबिंब वो कौन सा रोटेड है बेटा, ये सारा ये होता है आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि आभासी को कैसे दर्शाते हैं, डॉटेड से दर्शाते हैं।
तो इस प्रकार होलोग्राम से दो प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। कौन कौन से दो होते हैं? एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। ठीक है, अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब अगर हमें होलोग्राम से बनाना है तो बेटा हम उसी लेजर स्रोत का उपयोग करते हैं जिससे हमने होलोग्राम बनाया था। मतलब उसी लेजर स्रोत के द्वारा हम वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं जिस लेजर स्रोत के द्वारा किसका निर्माण हुआ था? होलोग्राम का निर्माण हुआ था। और अगर उस लेजर स्रोत को जिससे होलोग्राम का निर्माण हो रहा था उसको उतने ही कोण पर प्रकाश किरण पुंज, मतलब उतने ही कोण पर, जितने कोण पर हमें प्राप्त हुआ था होलोग्राम बनाने में, उतने ही कोण पर हम उसको होलोग्राम पर क्या करवा देते हैं? आपतित करवा देते हैं। उतने ही कोण पर जब वो होलोग्राम पर आपतित होता है तो उससे वस्तु का काल्पनिक और आभासी दोनों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ से लेजर किरण पुंज था अपने पास, ये लेजर किरण पुंज को उतने ही कोण पर कहां पर आपतित करवा दो? इस होलोग्राम पर आपतित करवा दो जिस कोण पर होलोग्राम बना था। जब ऐसा करेंगे तो हमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। इन प्रतिबिंबों को विभिन्न कोणों पर देखा जा सकता है। मतलब इन प्रतिबिंब को, आभासी और वास्तविक को आप विभिन्न कोण पर क्या कर सकते हो? देख सकते हो। ठीक है, और इस प्रकार से बेटा होलोग्राम से किसका निर्माण किया जाता है? प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है। कैसे हुआ कि जिस किरण पुंज, जिस लेजर प्रकाश स्रोत के द्वारा होलोग्राम का निर्माण हुआ उसी प्रकाश स्रोत के द्वारा हम प्रतिबिंब का निर्माण करते क्या? जितने कोण पर हमारा होलोग्राम बना था उतने ही कोण पर लेजर किरण पुंज को होलोग्राम पर डालते हैं तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं और ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगर बेटा हम बात करते हैं होलोग्राम की विशेषताएं, तो देखो होलोग्राम की विशेषताएं क्या होती है? ये विशेषताएं, तो होलोग्राम की विशेषताओं में जब हम आते हैं तो होलोग्राम की विशेषताएं देखो कि कई वस्तुएं जो होती हैं, वस्तुओं का जो होलोग्राम होता है वो एक प्लेट पर बनाया जा सकता है। ठीक है, कि विभिन्न वस्तुओं का होलोग्राम हम एक ही प्लेट पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर बना सकते हैं तथा बिना किसी बांधे हुए विभिन्न वस्तुओं को, मतलब बिना किसी बंधन के हम विभिन्न वस्तुओं के प्रतिबिंबों को कैसा कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। मतलब विभिन्न वस्तुओं का कहां बना सकते हो? विभिन्न वस्तुओं का एक प्लेट पर, तथा उन्हें कैसा कर सकते हैं? पृथक पृथक भी कर सकते हैं। ये होता है बेटा इसका पहला विशेषता। अगर हम होलोग्राम की बात करते हैं, दूसरे वाले पर आते हैं। दूसरी विशेषता जो इसकी होती है, तो जब हम होलोग्राम की बात करते हैं तो होलोग्राम में होता क्या है? होलोग्राम बनाते समय जो वस्तु होती है उसके प्रत्येक बिंदु से लेजर प्रकाश किरणें परावर्तित होकर, कि होलोग्राम जब भी हम बनाते हैं तो अपने पास जो संपूर्ण फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस पर वस्तु के प्रत्येक बिंदु से, विभिन्न वस्तु के विभिन्न भागों से लेजर किरणें परावर्तित होकर फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंचती, आपतित होती है। मतलब इस वस्तु के प्रत्येक बिंदु से परावर्तन होता है और वो फोटोग्राफिक प्लेट पर पहुंचती है। अतः होलोग्राम का प्रत्येक भाग संपूर्ण वस्तु की परावर्तित किरणों से बनता है। मतलब इसका जो प्रत्येक भाग होता है इस पूरी वस्तु की परावर्तित किरणों से बनता है। इसी वजह से बेटा इसको आप विभिन्न कोणों पर देख सकते हो, विभिन्न एंगल पर हम इसको देख सकते हैं। होलोग्राफी का अनुप्रयोग देखो कि होलोग्राफी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। अगली जो अपनी हेडिंग है वो होलोग्राफी का उपयोग का अनुप्रयोग कह दो या उपयोग कह दो, बेटा बात एक ही है। तो देखो होता क्या है, होलोग्राफी का जो सबसे अधिक उपयोग होता है बेटा वो प्रतिबल, विकृति और पृष्ठ अपरूपण, यानी कि तीन चीजें हो गई अपने पास। क्या हो गई? प्रतिबल, दूसरी हो गई विकृति और तीसरा होता है पृष्ठ अपरूपण। इनकी जांच में किया जाता है होलोग्राफी का सबसे अधिक उपयोग। कैसे बेटा? किसी वस्तु में हम किसको गुजारते हैं? लेजर किरणों को गुजारते हैं जिससे प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब में अगर विकृति हमें मतलब प्रतिबिंब के आकार में दिक्कत होती है, इसका मतलब क्या है? जो अपनी वस्तु उसमें कोई दिक्कत है। होलोग्राफी का बेटा जो दूसरा उपयोग है, ये तो पहला उपयोग हो गया। अब मैं बात करता हूँ होलोग्राफी के दूसरे उपयोग की। तो दूसरा उपयोग किसमें किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। होलोग्राफी का जो उपयोग किसमें किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। और इसके अलावा बेटा होलोग्राफी का जो उपयोग होता है ध्वनिक होलोग्राफी में किया जाता है, मतलब ध्वनि से होलोग्राफी करने में किया जाता है। ध्वनिक होलोग्राफी में भी किसका उपयोग किया जाता है? होलोग्राफी का उपयोग किया जाता है। और नंबर 4 जो उपयोग होता है होलोग्राफी का उपयोग जो होता है प्रतिरूप अभिज्ञान के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? प्रतिरूप अभिज्ञान के रूप में।
ये 4 होलोग्राफी के बेटा क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। इसके साथ अपनी होलोग्राफी खत्म हो गई। अब देखो हमारे इस चैप्टर में होलोग्राफी खत्म हो गई, लेजर खत्म हो गया। लेजर के प्रकार बचे हुए बेटा, एक तो HENE हीलियम नियोन लेजर है, ये हम कल पढ़ेंगे कि होता क्या है। एक होता है CO2 लेजर और एक होता है रूबी लेजर। इन तीनों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। मेरा डायग्राम समझाना है, बाकी इनमें कुछ नहीं है इसके अलावा। और इसके साथ कल अपना क्या हो जाएगा, जो अपना चैप्टर है वो कैसा हो जाएगा, कल ये खत्म हो जाएगी यूनिट। ठीक है बेटा, थैंक यू।